हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं लाली वर्मा, जी हाँ, आपकी हिंदी टीचर, आपका मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत सारा स्वागत करती हूँ। बहुत प्यार से आप सभी का स्वागत करती हूँ और साथ ही आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होकर, प्रसन्नचित्त होकर अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपने काम में भी ध्यान लगा रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। सही सुना है आपने, किसी भी तरह के पेड सब्सक्रिप्शन की हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं और ना ही कभी भविष्य में करेंगे। किसी भी तरह का डाउट, संदेह या भ्रम अपने मस्तिष्क में, अपने माइंड में मत रखिएगा। डर भी अपने मस्तिष्क में मत रखिएगा कि क्या पता कब तक। हम हैं सदा के लिए और जो हम कहते हैं वही हम करते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ यदि मैं कहूं कि जो हम करते हैं वही हम कहते हैं, हमारी कथनी और करनी एक है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 क्लास 9 की बात कर रहे हैं हम। पाठ है 4, सांवले सपनों की याद। लिखा है लेखक जाबिर हुसैन जी ने। पाठ है आधारित एक ऐसे व्यक्ति के जीवन पर जिन्होंने संपूर्ण जीवन पक्षियों की रक्षा और सुरक्षा में बिता दिया। कितना अच्छा लगता है ना जब घर के जैसे नींद खुले या किसी ऐसे माहौल या ऐसे वातावरण में जाएं जहां चिड़ियों की चहचहाट हो, कोयल की कूक हो, लगता है जैसे वाह, मन वृंदावन हो गया। वृंदावन शब्द यहाँ आया है तो पाठ में भी आप वृंदावन शब्द से जरूर अवगत होने वाले हैं। पता तो है आपको कि वृंदावन नाम सुनते ही कृष्ण याद आ जाते हैं और उनकी मुरली मधुर धुन भी याद आ जाती है। लेखक जाबिर हुसैन जी ने यहाँ पर एक व्यक्ति अर्थात सालिम अली जी के जीवन पर आधारित इस पाठ की रचना की है और ये एक संस्मरण है। संस्मरण क्या है, सुन लीजिए। संस्मरण हिंदी गद्य साहित्य की एक विधा है। संस्मरण का अर्थ होता है जब किसी भी रचनाकार द्वारा किसी की याद में कोई पाठ लिखा जाए या कोई लेख लिखा जाए, उसको संस्मरण कहा जाता है। और संस्मरण जो है वो कब बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, जब उनकी यादों में, उनकी स्मृतियों में विश्वसनीयता हो। अर्थात ऐसा ना हो कि कुछ याद आ रहा है, कुछ ऐड कर दिया कल्पना से, कुछ याद आ रहा था, कुछ कर दिया ऐसे, ठीक है। तो संस्मरण बहुत ही एक हिंदी साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण विधा है जिसमें स्मृतियों के आधार पर रचना की जाती है। व्यक्ति खुद का भी संस्मरण लिख सकता है, जैसे अब तक का हमारा जो जीवन बीत चुका है। आप भी संस्मरण लिख सकते हैं, जैसे क्लास 9th तक या 10th में आए इतने दिनों में आपको जब से याद हो और कहीं से कोई घटनाएं या बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने सुनी हो कि मम्मा हमेशा ऐसा कहती हैं, दादी कहती हैं, अरे तू ऐसा करता था, वैसा करता था, तो उन बातों को हम शामिल कर सकते हैं। ये एक ऐसा संस्मरण है जहां लेखक जाबिर हुसैन जी ने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली के जीवन पर यह पाठ लिखा है। एक फिल्म का नाम संभवतः आपने सुना होगा, एक मूवी थी 2.0 या 2.0 जो भी कहते हैं। अभिनेता अक्षय कुमार जी ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी। याद आया वो किस तरह से पक्षियों की रक्षा और सुरक्षा करते थे। ठीक वैसे ही यदि हम थोड़ा सा कोरिलेट करें तो सालिम अली पक्षियों की रक्षा, सुरक्षा, देखरेख में पूर्ण रूप से समर्पित थे। लेखक जाबिर हुसैन जी ने उनके शुरू से लेकर अंत तक की किस तरह से उनके मन में पक्षियों की रक्षा, सुरक्षा की भावना जागी, किस तरह से उन्होंने अपना जीवन, संपूर्ण जीवन पक्षियों की सुरक्षा में बिता दिया। आखिर क्या बात थी कि किसी के जीवन में पक्षियों की इतनी अहमियत हो गई। कोई तो है पक्षियों पर गोलियां चला देता है, उनको उनका शिकार करने में मजा आता है, या किसी को उनकी रक्षा और सुरक्षा में ही आनंद आता है। ऐसा ही कुछ हुआ था सालिम अली के साथ। अब देखेंगे वही तो कि क्या हुआ था। सबसे पहले हम जानते हैं लेखक जाबिर हुसैन जी के जीवन के बारे में। उनका जन्म कब हुआ, 1945 में, कहाँ हुआ, किस तरह से उनकी रचनाएं थी और भी क्या प्रसिद्धि है, वो सब जानते हैं हम। जाबिर हुसैन जी को नमन करते हैं हम सभी और हर एक हिंदी के रचनाकार को दिल से नमन भी करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हिंदी साहित्य को इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया कि ना केवल आज किसी खास प्रदेशों में या सिर्फ भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में हिंदी चमक रही है। ठीक है, आइए, इनका जन्म हुआ था, जाबिर हुसैन जी का जन्म हुआ था सन 1945 में गांव नौनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक भी रहे। प्राध्यापक मतलब समझते हैं ना, प्राध्यापक का अर्थ होता है प्रोफेसर। तो वो अंग्रेजी भाषा में साहित्य के प्राध्यापक रहे। ठीक है, अब फिर क्या हुआ कि
इन्होंने सक्रिय राजनीति में भी भाग लिया, राजनीति भी की इन्होंने, और विधानसभा के सदस्य, मंत्री और सभापति भी रहे। मतलब इन्होंने अपने चरित्र के बलबूते पर, अपने ज्ञान के आधार पर, अपनी साहित्य के आधार पर अपने आप को हर एक क्षेत्र में अव्वल दिखाया। ये हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। ठीक है कि इन्होंने ना केवल हिंदी में, ना केवल उर्दू में, बल्कि अंग्रेजी अर्थात हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीन भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। नमन है भाई। सॉरी। चलिए अब हम चलते हैं लेखक जाबिर हुसैन जी की रचना पर और देखते हैं सुंदर सुंदर पक्षियों को। एक पोयम है, याद आ रही है मुझे। मेरे मट मैले आंगन में फुदक रही गौरैया। गौरैया चिड़िया देखिए ना आपने, जो अक्सर थोड़ा सा ब्राउनिश कलर की रहती है और अभी ऐसा देखा जाता है कि उनकी प्रजाति बहुत कम हो गई है या लुप्त की कगार पर है। तो इन पक्षियों से ही प्रकृति में सुंदरता बनी रहती है। प्रकृति पर हर एक प्राणी का समान अधिकार है, लेकिन पता नहीं मनुष्य क्यों ये सोचता है कि प्रकृति मेरी है, मैं ही इसका रखवाला हूं, मैं ही इसका उपभोग करूंगा, मेरे अलावा किसी का भी अधिकार नहीं है प्रकृति पर। काश कि मनुष्य के मन में या आगे आने वाली पीढ़ी ये जान जाए, ये समझ जाए, ये ठान ले कि प्रकृति की रक्षा और सुरक्षा से ही उसकी रक्षा और सुरक्षा निर्भर करती है। प्रकृति में जिस तरह से हम प्रकृति के साथ बर्ताव करेंगे, व्यवहार करेंगे, उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी सुखमय बीतता जाएगा और भावी पीढ़ी को भी प्रकृति में जो रिसोर्सेज हैं या प्राकृतिक स्रोत हैं उनका लाभ मिल पाएगा। ऐसा होता है ना कि पहले जब जनसंख्या कम थी तो संसाधन अधिक थे, जिससे कि जो बैलेंस था ठीक ठाक बना हुआ था, लेकिन अब पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है जिससे प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। आपने देखा होगा कि जंगलों की कटाई की जा रही है, बढ़ते जा रहे हैं, मनुष्य अपने पांव पसारता जा रहा है, उनके घरों को सीमित करता जा रहा है। क्यों? वे फिर कहाँ रहेंगे? फिर अचानक से यदि कोई इस तरह से घर में आ जाए तो हम कहेंगे अरे हमारे घर में आ गया, हमारे घर में आ गया। भाई वो हमारे घर में नहीं आया, हम उसके घर में कब्जा करके बैठे हैं, तो वो कहाँ जाए? चिड़ियों के घोंसले आराम से वृक्षों पर बने रहते थे, अब वृक्ष काट दिए हैं। तो वो अभी गांव में हम देखते हैं कि घर के जो छत नहीं रहते हैं उन पे कहीं भी घोंसला बना लेते हैं। तो व्यक्ति फिर सोचते हैं इसने घर में ही घोंसला बना दिया, उसके घोंसले को भी मिटा देते हैं। फिर आखिर जाए तो जाए कहाँ प्राकृतिक प्राणी, पशु पक्षी कहाँ जीवन यापन करें? मनुष्य काश कि हम अभी भी समझ जाएं कि जितना अधिकार हमारा पृथ्वी पर है, प्रकृति पर है, उतना ही अधिकार हर एक जीव जंतु का भी है। कितने प्यारे लगते हैं। हम अब देखते हैं जू जाते हैं, है ना, वन विहार जाते हैं, ये देखने जाते हैं, वो जाते हैं, ठीक है, पार्क जाते हैं, किसको देखने? इनको। वो उनके घरों को छीन लिया, उनके घरों को उजाड़ दिया और उनको कैद करके रख दिया। क्या हमें कोई कैद करके रखे तो हमें अच्छा लगेगा? भले ही वो हमें सोने के थाल में भोजन कराए। आपने वो कविता भी सुनी होगी ना कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न रह पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कटुक निबोरी, निबोरी मतलब क्या होता है? नीम का फल। नीम का वृक्ष आपने सभी ने देखा होगा, बड़ा सा रहता है। यदि अपन यहाँ पर कोशिश करते हैं, नीम का वृक्ष है और नीम का वृक्ष जो रहता है बड़ा झाड़ वाला रहता है और उसमें निबोरी लगी रहती है। निबोरी, ठीक है, निबोरी लगी रहती है। नीम के फल को निबोरी कहते हैं और वो कड़वी लगती हैं। लेकिन यहाँ पर यही कह रहे हैं सभी पक्षी कि हमें वो कड़वी निबोरी पसंद है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हमें कोई कैद करके रखे या अपने सोने के पिंजरे में बंद करके रख दे। हमें नहीं रहना उस सोने के पिंजरे में, हमें तो सिर्फ आज़ाद होकर अपने आप को उन्मुक्त अर्थात आकाश में विचरण करना है। मत कीजिए हमें कैद। लेकिन मनुष्य नहीं समझता है। मनुष्य सिर्फ अपने लाभ के लिए, अपने उसके लिए पक्षियों का घर उजाड़ देता है, पशुओं के जंगलों को उजाड़ देता है। कभी जंगलों में आग लगी नजर आती है तो कहीं पक्षियों के घोंसले मिटे नजर आते हैं। और इतना ही नहीं,
अपने शौक के लिए उनको मार भी डालता है। ऐसा भी होता है। क्यों है आखिर ऐसा, क्यों करता है मनुष्य? कोई यदि हमारे घर को उजाड़ दे कैसा लगेगा हमें? फिर हम क्यों मनुष्यों को इस तरह से मनुष्य होकर उनके घरों को उजाड़ देते हैं? प्लीज डियर स्टूडेंट्स, हमें ये जागरूकता फैलानी होगी कि हम किसी भी तरह से पशु और पक्षियों के घरों को नहीं उजाड़ेंगे। कैसे संभव है ये? सीमित जनसंख्या, ठीक है, सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो हम सबको उनके कार्यक्रमों में साथ देना होगा और अच्छे से अच्छे, ताकि हम जिन वस्तुओं का, जिन प्राकृतिक संपदाओं का उपभोग कर रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी, भावी पीढ़ी भी उनका लाभ उठा सके। ठीक है, बात करते हैं कि इस पाठ में जो पक्षियों का चित्र नजर आ रहा है, क्या ये पाठ पक्षी पर आधारित है? यस। सालेम अली प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे। बचपन में वो एक छोटी सी एयरगन से खेल रहे थे। एयरगन में छोटे छोटे वो रहते हैं गोल गोल, उनसे वो खेल रहे थे, तो गलती से उनसे एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी और वो तड़प रही थी। सालिम अली ने उसको उठाया, उसको सहलाया और उसको जैसे तैसे उसको ठीक किया और आकाश में उड़ा दिया। तभी से उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि अब मैं अपना संपूर्ण जीवन पक्षियों की रक्षा और सुरक्षा के लिए बिताऊंगा। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो प्राकृतिक संपदा, प्राकृतिक धरोहर को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य मान लेते हैं। उन्हीं में से एक थे सालिम अली, जिन पर आधारित लेखक जाबिर हुसैन ने ये पाठ लिखा है। चलिए चलते हैं। सांवले सपनों की याद, सालिम अली। सांवले सपनों की याद एक व्यक्ति चित्र है। इसमें प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली का व्यक्ति चित्र है। सुनहरे पक्षियों के पंख पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। वह मौत की मौन वादियों में जा रहा है। उसमें सबसे आगे सालिम अली हैं। जी हाँ, यह पक्षी प्रेमी मौत की गोद में जा बसे हैं। ये कब लिखा था लेखक ने? जब सालिम अली इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे, तो उनकी याद में उन्होंने लिखा है। ठीक है, इस पाठ में सालिम अली के खुले स्वभाव की बात की गई है। इस पाठ में यह भी बताया है कि कैसे सालिम अली पक्षी प्रेमी बने, कैसे उन्होंने साइलेंट वैली के पक्षियों को सही सुविधाएं उपलब्ध कराई। इस पाठ में दूसरे पक्षी प्रेमी D.H. लॉरेंस का भी जिक्र है तथा लेखक को विश्वास ही नहीं हो रहा कि यह पक्षी प्रेमी सच में इस शरीर को छोड़कर जा रहा है। कितना भी हम चाहे अच्छे कार्य करें या कितना भी अपने आप को सशक्त महसूस करें या कहें मैं हूं शक्तिमान, कुछ भी कहें, लेकिन एक ना एक दिन तो हमें इस शरीर को छोड़कर जाना है। मृत्यु अटल है, सत्य है। इस सत्य से हमें वाकिफ होना होगा, रहना होगा। इसका तात्पर्य यह नहीं कि मृत्यु तो होना ही है, अब क्या करना है, जो है वो ठीक है, नहीं। अपने हर एक दिन को बेस्ट बनाना होगा, सबसे मिलजुल कर हंस खिलखिलाते हुए मिलना होगा और साथ ही साथ जो प्राकृतिक संपदा है, जो प्रकृति है, उसका भी संरक्षण करना होगा। यहां पर बात की गई है सालिम अली की, जो पक्षी प्रेमी बने। सांवले सपनों की याद पाठ में एक व्यक्ति का चित्र खींचा गया, अतः यह एक व्यक्ति चित्र है। लेखक कहते हैं कि सुनहरे रंग के पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का हुजूम सवार होकर मौत की खामोश वादी की तरह चला जा रहा है। उस झुंड में सबसे आगे सालिम अली चल रहे हैं। वे सैलानियों की तरफ एक अंतहीन यात्रा की ओर चल पड़े। अंतहीन का मतलब समझते हैं, जिसका कभी अंत ना हो। अंतहीन अर्थात जो हमेशा चलता रहे। ठीक है, इस बार का सफर उनका आखिरी सफर है। इस बार उन्हें कोई भी वापस नहीं बुला सकता, क्योंकि वे अब एक पक्षी की तरह मौत की गोद में जा बसे हैं। मृत्यु के पश्चात ये लिखा है और इसलिए इन बातों को हमारे समक्ष बताया गया है कि व्यक्ति इस बात से जितने जल्दी परिचित हो जाए उतना अच्छा है कि जीना है, जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। हिल मिलकर रहो, सब एक साथ रहो, सद्भाव के साथ रहो, सबकी रक्षा और सुरक्षा का ध्यान रखो, किसी को हानि मत पहुंचाओ, किसी को दुख मत पहुंचाओ, क्योंकि क्या पता कौन सा पल हमारा आखिरी पल हो। जीवन जीना है, जिंदा दिली से जीना है और सबके साथ हिल मिलकर जीना है, क्योंकि मौत, मृत्यु अटल है और जब मौत हो जाती है तो कोई कुछ भी कर ले, कोई कितनी भी यातना कर ले, याचना कर ले, प्रार्थना कर ले, कुछ भी कर ले, परंतु फिर वो व्यक्ति वापस नहीं आता। इसलिए अपने जीते जी
इतना तो हमें कमाई कर ही लेनी चाहिए कि हमारे जाने के बाद लोग हमें अच्छे से याद कर सकें, हमारी अच्छी बातों को, हमारे अच्छे व्यवहार को याद रख सकें। क्योंकि हमारे जाने के बाद क्या रह जाएगा यहाँ पर? हमारा व्यवहार, हमारी वाणी बोली। ठीक है। सालेम अली इस बात से दुखी तथा नाराज थे कि लोग पक्षियों को आदमी की तरह देखते हैं। सुनिए ध्यान से कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य पक्षियों को आदमी की तरह देखते हैं। अर्थात सालेम अली का कहना यह था, और ये बिल्कुल सही है, कि हमें प्रकृति को प्रकृति की नजर से देखना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं उन्हें अपनी नजर से, अपने फायदे के लिए। ये अच्छा, ये पक्षी काश ये मेरे घर में आ जाए, कैद कर लिया, पिंजरे में बंद कर लिया, तोते पाल लिए, ये पाल लिया, वो पाल लिया, क्योंकि मुझे पसंद है। अरे आप अपनी पसंद का तो ख्याल रख रहे हो, आपको कोई आपके घर से ले जाए और सारी सुख सुविधाएं दे और कैद करके रखे, तब क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं। तो हमें प्रकृति की जो भी पशु पक्षी हैं उनके बारे में भी तो सोचना है कि वे क्यों इस तरह से रहें। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ को ही नहीं देखना है, उनकी मनोभावना को भी समझना है। लोग पहाड़ों, झरनों तथा जंगलों को भी आदमी की नजर से देखते हैं। आदमी की नजर से, अच्छा ये पेड़ बड़ा स्ट्रेट है, ओहो ये जमीन बहुत अच्छी है, यहां पर एक फैक्ट्री होगी तो मजा आ जाएगा, क्या तो व्यू है, क्या लोकेशन है। हम अपनी नजर से देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे कि उसमें पलने वाले कितने अनेकों पशु और पक्षी, उनका वो घर है। यदि हमने पेड़ों को नाश कर दिया, पेड़ों की कटाई कर दी, तो वे सब कहां जाएंगे? लेकिन नहीं, हमें तो अपने स्वार्थ की पड़ी रहती है। लोग पहाड़ों, झरनों तथा जंगलों को भी आदमी की नजर से देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सुख सुविधा और अपने ऐशो आराम के लिए ही उनका उपयोग, और या कहूं कि उपयोग नहीं, दोहन करते हैं। प्रकृति का दोहन मनुष्य करता जा रहा है, करता जा रहा है, वो भी अविराम, बिना रुके, अथक। उसे लगता है कि मैं यहां भी जाऊं, मैं वहां भी जाऊं, ये व्यू देखूं, अरे ये पहाड़ी, यहां तो एक होटल होना चाहिए, व्यू में मजा आ जाएगा, मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति स्वार्थ के वशीभूत होकर अपने आप को इस कदर लालची बना चुका है कि वो जो पशु पक्षी हैं उनके बारे में कुछ नहीं सोचता है। यह गलत है, क्योंकि कोई भी आदमी पक्षियों की मधुर आवाज सुनकर रोमांचित नहीं हो सकता, क्योंकि उसे उसकी आवाज में या उनकी आवाज में ऐसा लगता है क्यों चीख रहे हैं ये, उनके सुर में सुर मिलाना ही नहीं चाहता, उनकी तरह वो सोचना ही नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी होकर अपने बारे में सोचता रहता है। लेखक कहते हैं कि वृंदावन में, ध्यान से सुनिए, यहां पर बहुत अच्छा जिक्र किया है, वृंदावन में भगवान कृष्ण ने पता नहीं कब रासलीला की थी, कब ग्वाल बालों के साथ खेल खेले थे, कब मक्खन खाया था, कब बांसुरी बजाई थी, कब वन विहार किया था। किंतु आज जब हम यमुना के काले पानी को देखते हैं, देखिए यहां पर लेखक ने स्पष्ट किया है काला पानी, मतलब काला पानी कैसे हुआ? यमुना नदी का, जहां कृष्ण उसके किनारे पेड़ पर, कदम के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाते थे, स्वच्छ निर्मल जल था। लेकिन अब मनुष्यों ने प्रदूषण से उस जल को भी गंदा कर दिया, मैला कर दिया, प्रदूषित कर दिया, इसलिए यहां पर काला लिखा है। को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी अभी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए आ जाएंगे और सारे वातावरण में संगीत का जादू छा जाएगा। कृष्ण, श्री कृष्ण का नाम सुनते ही बांसुरी अपने आप याद आ जाती है। उनकी मधुर बांसुरी की धुन सुनकर न केवल मनुष्य या गोपी या ग्वाले ही उनकी तरफ आकर्षित होते थे, बल्कि सभी वन्य प्राणी, चाहे वो पशु हों, पक्षी हों, रेंगने वाले जीव जंतु, सब उनकी तरफ आते थे। उनको प्रकृति से प्रेम था और प्रकृति को उनसे प्रेम था। अब क्या हुआ? वृंदावन से कृष्ण की बांसुरी का जादू कभी खत्म ही नहीं होता। सालेम अली ने बहुत भ्रमण किया तथा उनकी उम्र 100 वर्ष की हो रही थी। काफी अच्छा उन्होंने जीवन जिया, अतः उनका शरीर दुर्बल हो गया था। मुख्यतः वे यात्रा करते करते थक चुके थे, किंतु इस उम्र में भी उनके अंदर पक्षियों को खोजने का जुनून सवार था। दूरबीन उनकी आंखों पर या गर्दन में पड़ी ही रहती थी तथा उनकी नजर दूर दूर तक फैले आकाश में पक्षियों को ढूंढती रहती थी। उन्हें प्रकृति में एक हंसता खेलता सुंदर सलोना संसार दिखाई देता था, क्योंकि वो प्रकृति को प्रकृति की नजर से देखते थे, प्रकृति को बहुत अच्छे से देखते थे और उन्हें ये लगता था कि हाँ, ये जो है वो उनके लिए बहुत अच्छा है, मुझे उनकी सुख सुविधाओं के लिए क्या करना चाहिए, उनको किस तरह से नुकसान से बचाना चाहिए था, बस उनके मस्तिष्क में यही चलता रहता था।
और इसका साथ उनकी पत्नी ने भी बहुत अच्छे से दिया। पत्नी का नाम तहमीना था, जो कि कक्षा 9 से उनके साथ पढ़ती थी। अब हुआ कि इस सुंदर रहस्यमय दुनिया को उन्होंने बड़े परिश्रम से बनाया था। इसके बनाने में उनकी पत्नी तहमीना का भी योगदान था। सालिम अली केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान के झोंकों से बचाना चाहते थे। साइलेंट वैली, जहां पशु पक्षियों का एक बहुत बड़ा हुजूम था, और वो रेगिस्तान के झोंकों, और जब वो आती है ना हवाएं खतरनाक, तो सब कुछ तहस नहस कर देती हैं। और आपको ये पता है कि जब प्राकृतिक प्रकोप आते हैं, जब नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, तो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। और नेचुरल डिजास्टर्स कब आते हैं? कब तक आखिर वो सहे प्रकृति, कब तक वो उन मुश्किलों का सामना करती रहे। फिर उसको क्रोध आता है, फिर वो क्रोध में इस तरह का भयंकर विकराल रूप धारण कर लेती है कि त्राही त्राही मच जाती है मनुष्य जाति में। फिर क्या हुआ कि रेगिस्तान को बचाना चाहते, इसलिए वे एक बार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें 6वें प्रधानमंत्री थे, और उनसे मिले। चौधरी चरण सिंह गांव में जन्मे हुए थे और गांव की मिट्टी से जुड़े हुए थे। कहते हैं ना, डाउन टू अर्थ हैं। ये सिर्फ आजकल डायलॉग बनकर रह गया है। बहुत से लोग, मैं तो डाउन टू अर्थ हूं, पता नहीं है कि पेड़ पौधे उगते कैसे हैं, पौधे लगते कैसे हैं, कौन सा फल कौन सी सब्जी किस तरह से उगाई जाती है, लेकिन कहते हैं डाउन टू अर्थ। सिर्फ कहना ही नहीं है, और वो भी स्क्रिप्टेड, पढ़ते जा रहे हैं, अपना भाषण देते जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी होता है। तो ये जो चीजें हैं कि जो प्रकृति से जुड़े रहते हैं, उनको किसी स्क्रिप्ट की आवश्यकता ही नहीं होती है, कुछ रटने की आवश्यकता नहीं होती, और उनको ये कहने की आवश्यकता नहीं होती कि मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूं। दूसरे लोग जानते हैं, दूसरे लोग मानते भी हैं कि हाँ, ये जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, और जो इनके मन में है वही इनकी जुबान पर है। इनके रूप दो नहीं है। मुंशी प्रेमचंद जी को याद कीजिए, सबसे अच्छा उदाहरण मुंशी प्रेमचंद जी, रचनाकार साहित्यकार की। उनकी रचनाओं में आपने देखा दो बैलों की कथा, ठीक है, और भी हम बहुत सारी मुंशी प्रेमचंद जी से संबंधित आप पाठ पढ़े होंगे आपने। चौधरी चरण सिंह गांव में जन्मे हुए थे और गांव की मिट्टी से जुड़े हुए थे, अथवा वे सालिम अली की पर्यावरण की सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर भावुक हो गए। जब सालिम अली उनके पास गए कि प्रधानमंत्री जी ऐसी ऐसी बात है, तो प्लीज कृपया आप साइलेंट वैली से खतरों की जब बात उन्होंने बताई, तो चौधरी चरण सिंह जी की आंखें नम हो गईं, क्योंकि कहते हैं ना, जाके पांव न पड़े विवाई, वो का जाने पीड़ पर आई। जो जिस अनुभव से गुजर चुका होता है, अर्थात जो जिस स्थिति से गुजर चुका होता है, उसका अनुभव ही बयां कर देता है उसको कि हाँ, उस स्थिति में ये आ चुका है। नहीं तो यदि उनकी जगह कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसने प्रकृति या मिट्टी से कोई लगाव नहीं होता, हाँ हाँ देख लेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें, हम करवाएंगे, और वो काम कभी होता नहीं। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी स्वयं मिट्टी के सपूत थे, गांव के सपूत थे, और बातें सुनकर ही भावुक हो गए वे। आज ये दोनों व्यक्ति नहीं हैं। अब देखते हैं कि हिमालय के घने जंगलों, बर्फ से ढकी चोटियों तथा लेह लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर रहने वाले पक्षियों की चिंता कौन करता है। डियर स्टूडेंट्स, सच में आप जो है ना, वो आगे आने वाले समाज की नींव है, कर्णधार है। कर्मठता के साथ अपनी हर एक जिम्मेदारी को उत्तरदायित्व के साथ निभाइएगा, हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को अकाउंटेबिलिटी के साथ निभाइएगा। सिर्फ जिम्मेदारी अर्थात हम आ गए ऑफिस, हम चले गए स्कूल, ये हमारी जिम्मेदारी, लेकिन हम स्कूल क्यों जाते हैं, वो कार्य भी पूरा होना है। हम किसी ऑफिस में क्यों जाते हैं, वो कार्य सही सलामत हुआ या नहीं, वो भी हमारी जिम्मेदारी के साथ हमारा उत्तरदायित्व है। तो ना केवल हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ही समझना है, बल्कि अकाउंटेबिलिटी को भी मन और मस्तिष्क दोनों में रखना है, ताकि उसका परिणाम चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक, उसको हम ही जाने। ऐसा नहीं अच्छा काम हुआ मैंने किया, बिगड़ गया, अरे इनके कारण बिगड़ गए, ये भावना नहीं आनी चाहिए। और इसी तरह से हम प्रकृति को भी प्रेम के साथ, सद्भाव के साथ प्रकृति की रक्षा करेंगे। प्रकृति की रक्षा करने का ये मतलब नहीं कि पानी गिर रहा है चलो जंगलों में छाता रखाते हैं, ठीक है। पशु पक्षियों की रक्षा, सुरक्षा, अत्यधिक वृक्ष जो कट रहे हैं उसको रोकना होगा, अपनी लालसाओं को सीमित करना होगा। मैंने लालसा क्यों कहा, क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति तो प्रकृति कर सकती है, लेकिन लालच की पूर्ति कभी नहीं की जा सकती। और मनुष्य के मन में यदि लालच उत्पन्न हुआ तो उसकी आकांक्षाएं, अभिलाषाएं, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। तो अपने मन में लालच की भावना को कतई 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 बिल्कुल कभी भी नहीं उत्पन्न होने देना, ठीक है। और इस तरह से उन्होंने ये कहा,
सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ अ स्पैरो। आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ ए स्पैरो। लेखक को याद है कि D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद जब लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में लिखने का अनुरोध किया तो वे पता है क्या बोली थी कि मुझसे अधिक तो मेरे छत पे बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में अधिक जानती है। कैसे? क्योंकि वे स्वयं भी बहुत बड़े पक्षी प्रेमी थे। फ्रीडा लॉरेंस अपने पति के बारे में लिखने का अनुरोध किया तो वे बोली थी कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में लिखना असंभव सा है, मुझसे ज्यादा तो उनके बारे में छत पर बैठने वाली गौरैया जानती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वे पक्षियों के साथ अत्यधिक समय व्यतीत करते थे, उनकी भाषा को समझते थे, उनके सुख दुख को जानते थे, उसकी भावनाएं उनके मन में थी। बचपन में अन्य बच्चों के समान सालिम अली अपनी ईयरगन से खेल रहे थे। अब बताइए, ये बताना है कि सालिम अली के मन में पक्षी प्रेम की भावना कब जागृत हुई। तो एक बार बचपन में खेल रहे थे अपनी ईयरगन से, खेलते समय उनकी ईयरगन से एक चिड़िया घायल होकर गिर गई। उसी दिन सालिम अली के हृदय में पक्षियों के प्रति दया का भाव जाग उठा। और ऐसा नहीं, कभी कभी हमें क्या लगता है, कोई परिस्थिति हो तो हम उसके अनुरूप सोचने लगते हैं। किसी ने हमें बहुत अच्छी बातें बताई, हम कहते हैं हाँ हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन वक्त गया, समय गया, व्यक्ति गया, बात गई, ऐसा हो जाता है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो परिस्थिति से सीखते हैं और जीवन भर उसका पालन भी करते हैं। यही हुआ था सालिम अली के साथ। तो उनके मन में पक्षियों के प्रति दया भाव जागा और वे पक्षियों की खोज तथा उनकी रक्षा के उपायों में लग गए। प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। इसके लिए उन्होंने बड़े से बड़े तथा कठिन से कठिन कार्य किए। देखा ना भी आपने कि उन्होंने केरल की साइलेंट वैली के खतरे से जो उत्पन्न होने वाली कठिनाइयां थी ना, उनको लेकर वे प्रधानमंत्री तक से मिलने पहुंच गए। जो व्यक्ति प्रकृति की रक्षा सुरक्षा के लिए कहते ना जमीन आसमान एक कर दे तो समझ लीजिए उसके समर्पण में कोई कमी नहीं है, और वही सच्चा व्यक्ति कहलाता है। आशा करती हूं आपने बहुत अच्छे से इस पाठ को सुना है, समझा है, और अपने मन में जो भी भावनाएं हैं, मानवता की भावना, प्रकृति की प्रेम की भावना, उन भावनाओं को जागृत किया है और हमेशा के लिए जगाना है। ऐसा नहीं है कि आज सुना कल गायब। उम्मीद रखती हूं आपसे कि आप बहुत अच्छे से सुनते हैं और उनको समझते हैं और अपने जीवन में लागू भी करते हैं। बात करती हूं कि मैं बता दूं आपको कि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का एकमात्र नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो देता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। डियर स्टूडेंट, ना केवल स्कूल की एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आप मैग्नेट ब्रेन्स, आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर एकदम फ्री देख सकते हैं। ओके, मैं बता देती हूं कि कौन कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस आप देख सकते हैं। सभी हैं, बिल्कुल सभी हैं, जैसे NTSC, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट, UPSC, CAIIB, GAIIB और भी RRB, सभी प्रकार की प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनके वीडियोस आप मैग्नेट ब्रेन्स पर एकदम फ्री देख सकते हैं। बात करूं कि आप जैसे आपकी क्लास के वीडियोस हैं, कक्षा 6वीं से 12वीं तक है ना, हिंदी मीडियम में भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। कैसे सर्च करना है वो मैं बता देती हूँ। वैसे तो आप बड़े स्मार्ट हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स गूगल क्रोम पर कहीं भी आप टाइप कीजिए और उसमें आप हिंदी मीडियम लिखना है, हिंदी में देखना है तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश में देखना है तो इंग्लिश मीडियम, ठीक है। यदि आप हिंदी मीडियम में जाना चाहते हैं तो जिस भी वीडियो को आप देखना चाहते हैं, जैसे आप गणित का देखना चाहते हैं, विज्ञान का देखना चाहते हैं, सामाजिक विज्ञान का देखना चाहते हैं या फिर हिंदी का, ओके, हिंदी का देखना चाहते हैं तो क्लिक कर दीजिए हिंदी पर। आप जैसे ही हिंदी को क्लिक करेंगे तो हिंदी का वीडियो और साथ ही साथ जो प्लेलिस्ट रहेगी उसमें बाकायदा सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में सब कुछ अरेंज्ड है ताकि आपको किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। हमने आपकी सुविधा का विशेष ख्याल रखा है और हमेशा रखते रहेंगे ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो और आप चुटकियों में वीडियो सर्च कर सकें। जैसे आपको देखना है NCERT या CBSE पर आधारित जो पाठ्यक्रम है उसका वीडियो क्लिक कर देंगे, वीडियो आ जाएगा। ठीक उसी तरह से पाठ का संपूर्ण सार, NCERT क्वेश्चंस या फिर बहुविकल्पीय प्रश्न या MCQs जिनको कहते हैं, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जो भी आपको देखना है जस्ट क्लिक ऑन दैट, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। मान लीजिए आपको देखना है
पाठ्यक्रम तो उसका वीडियो किया और आ गया। तो इसी तरह से आपको हर एक वीडियो को देखना है और वीडियो देखेंगे तो पसंद भी आएगा, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 6वीं से 12वीं तक की एजुकेशन प्रोवाइड करता है, वो भी बेस्ट तरीके से। आप स्वयं जज कर पाएंगे, क्योंकि आपसे अच्छा जज भला कौन होगा। आप जज करेंगे और आप देखेंगे यस आई लाइक्ड इट। अरे जब लाइक किया है तो लाइक करना भूलना नहीं है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको सभी प्रकार के सभी विषय के वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आप तुरंत उस वीडियो का लाभ उठा सकें और अपनी परीक्षाओं में, आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी पहले से तैयार हो सके। कहते हैं ना, तैयारी जीत की हमें करना है, ताकि किसी भी तरह का भ्रम, किसी भी तरह की जो कि अब कैसे पढ़ें, क्या करें, ओहो फीस अधिक है, यहां पर सब कुछ फ्री है। शेयर कीजिएगा ताकि आपकी तरह सभी जो आपके परिचित हैं, फ्रेंड्स हैं, वे भी ऑनलाइन फ्री बेस्ट एजुकेशन का लाभ ले सकें। मिलते हैं इसी पाठ के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।